बीजेपी जो ये क्रिएट करना चाहती थी, कांग्रेस मुक्त भारत। India is getting ready for a Congress Mukt Bharat once again. कांग्रेस मुक्त भारत। आज उसी बीजेपी को कांग्रेस से कंपेयर किया जा रहा है। भाई मैं पंजा दबाऊंगा ना ना ना, एक मिनट लेट मी क्लियर माई सेल्फ ऑन दिस। मैं मेरा परिवार एज अ सवर्ण हिंदू मेल हम पंजा दबाएंगे, मानो ना मानो। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस का कंपैरिजन बीजेपी से करना वैसा ही है जैसे अडीडास का अबीबास से, राडो का ना आना इस देश लाडो से, या फिर वेल स्पोकन प्राइम मिनिस्टर मोदी का राहुल गांधी से। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मैं पप्पू हूँ। This morning I got up at night. लेकिन ये कंपैरिजन सिर्फ कांग्रेस के सपोर्टर्स से ही नहीं आ रहा, बल्कि कुछ ऐसे लोग जो बीजेपी के सपोर्टर्स भी हैं या सेंट्रिस्ट भी हैं, कुछ ऐसे लोग जिनके ओपिनियन को मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, वो भी ऐसा कह रहे हैं कि भाई बीजेपी बेसिकली कांग्रेस की तरह हो चुकी है, या फिर बीजेपी की जो यूएसपी थी वो खत्म हो चुकी है पूरी तरह से। बीजेपी की अब कोई वैल्यू नहीं रही। तो क्या ये बात सच है? क्या ये एक जेन्युइन फीलिंग है? और ये फीलिंग क्यों आ रही है? और पोटेंशियली इस फीलिंग को फिक्स करने के लिए बीजेपी क्या कर सकती है? आज के वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड पढ़ा। तो आपको याद होगा कि बीजेपी के लीडर्स एक समय पर प्राउडली ये कहा करते थे कि यह पार्टी बाकी राजनीतिक पार्टियों जैसी नहीं है। तो जो पार्टी एक विशिष्ट पहचान वाली पार्टी यानी पार्टी विद डिफरेंस कही जाती है वो नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहते हैं इट इज अ पार्टी विद डिफरेंस, और ऐसी एक लाइन बाकी पार्टियों के बारे में बोला जाता है थोड़े से अंतर के साथ कि ऑल अदर पार्टीज आर विद डिफरेंसेस। और अब कमाल की बात यह है कि उसी बीजेपी को कांग्रेस 2.0 कहा जा रहा है। ये तो वही बात हुई कि कल खबर आए कि शोले का ठाकुर गब्बर को मारने के बाद उस एरिया का नया डकैत बन गया है। हाथ के साथ शराफत भी चली गई। तो क्या रीजंस दे रहे हैं लोग इस फीलिंग के लिए कि बीजेपी में अब तो कोई वैल्यू नहीं रही, या फिर बीजेपी बेसिकली अब कांग्रेस जैसी बन चुकी है? तो आइए उनके दिए हुए कुछ रीजंस को देखते हैं। पहला रीजन है कास्ट सेंसस पर बीजेपी का यू टर्न। एक जमाने पर बीजेपी कास्ट सेंसस के खिलाफ थी। बीजेपी जातिवाद बोलकर कास्ट सेंसस को अटैक किया करती थी। रीजन सिंपल था कि देखिए, हिंदुओं में कोई जाति नहीं है, हम सब एक हैं। तो भाई चलिए देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कास्ट डिविजन्स को तोड़कर इंडियंस को यूनाइट करना चाहती थी, जैसा वीर सावरकर चाहते थे, वो आजकल क्या कर रही है। The Narendra Modi government will be conducting a caste census throughout the country. Does India need a caste census? And now the answer has come from the government. They said yes, and we will be the ones doing it. कमाल की बात तो ये है कि राहुल गांधी तारीफ कर रहा है इस बात की। Caste census we have been fighting now for some time. Government has opposed for some reason. We don't understand what that reason is. They have suddenly decided to do it. We welcome that. We are happy that they have done the caste census. बताओ यार, अगर आपको राहुल गांधी से तारीफ मिल रही है तो जरूर आपने कुछ गड़बड़ की होगी लाइफ में। राहुल गांधी की तारीफ सुनकर बीजेपी वालों का सैयारा की ऑडियंस जैसी हालत हो गई होगी। योगी जी जो कभी बटेंगे तो कटेंगे बोला करते थे। देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। वो भी अब कास्ट सेंसस को सपोर्ट कर रहे हैं। नितिन गडकरी कास्ट सेंसस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली बीजेपी के खिलाफ ये बड़ा चार्ज है कि देखिए भाई, आपने जनता को प्रॉमिस किया था कि आप देश के लोगों को यूनाइट करेंगे, लेकिन जिस तरह से ऑपोजिशन कास्ट सेंसस करवा रही है उसी तरह से आप भी कास्ट सेंसस कर रहे हैं। अब तो आप भी वही डिवीजन वाला काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, एक कैवियाट डालना जरूरी है। पहली बात तो ये कि बीजेपी हमेशा से कास्ट सेंसस को लेकर टैसिटली सपोर्ट दिखाती हुई आई है। इवन बिफोर 2024 बीजेपी ने ओपनली बोला था कि एक्यूरेट कास्ट डेटा सोशल जस्टिस वेलफेयर स्कीम्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है। दूसरी बात, भारत की हर एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी इंटरनल कास्ट सेंसस करती है। जिस स्टेट में भी वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, उस स्टेट का कास्ट अरिथमेटिक पता करने के लिए। यही तरीका है इलेक्शन जीतने का। एक बहुत बढ़िया किताब है द न्यू बीजेपी बाय नलिन मेहता। उसको आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी थॉरो तरीके से, कितनी पेनस्टेकिंग तरीके से बीजेपी कास्ट सेंसस करती है, लास्ट माइल डिलीवरी करने के लिए, कास्ट मैट्रिक्स को पता करने के लिए और ठीक कैंडिडेट चुनने के लिए। और इसी कास्ट सेंसस का इस्तेमाल करके बीजेपी पिछले 10 सालों से लास्ट माइल डिलीवरी ठीक तरीके से कर रही है। रिजर्वेशन पॉलिसीज को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। जिन लोगों को एक्चुअली बेनिफिट्स की जरूरत है उन लोगों को बेनिफिट्स दिलवा रही है। और इस वजह से आपने नोटिस किया होगा कि 2014, 2019 और 2024 में भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसीज का बहुत बड़े मायने में वोट मिला है बीजेपी को। इसलिए क्योंकि वो अपनी तरफ से एक बहुत
थरो कास्ट सर्वे करते हैं और इन कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका इस्तेमाल एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करना चाहती है हिंदू को डिवाइड करने के लिए, ताकि मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड रहे, हिंदुओं का वोट बढ़ जाए और वो बटे हुए हिंदू का वोट और कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट को लेकर वो पावर में आ जाए। वो इसीलिए वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन जैसे आइडियाज पास कर रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक जैसे डिवाइसिव आइडियाज पास कर रहे हैं। बीजेपी ने ऑलरेडी देखा है कि 2024 में कास्ट को लेकर किस तरह से उनके वोट कटे थे, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा वेपन है उसी को अप्रोप्रिएट कर लिया जाए और कांग्रेस को उनके लेफ्ट से फ्लैंक किया जाए। और बीजेपी हमेशा तब सक्सेसफुल रही है जब उन्होंने कांग्रेस को लेफ्ट और राइट दोनों से फ्लैंक किया है। यानी राइट मतलब नेशनलिस्ट इश्यूज जैसे राम मंदिर, आर्टिकल 370, और लेफ्ट मतलब सोशल फाइनेंशियल इंक्लूजन इश्यूज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, रोड्स, टॉयलेट, गैस सिलेंडर्स, मेडिकल इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और कास्ट सेंसस भी कांग्रेस पार्टी को उनके लेफ्ट से फ्लैंक करने का ही एक और स्ट्रैटेजी है, whether you like it or not। दूसरा बड़ा बात हुआ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की। 2015 में मोदी जी ने एक फ्यूचरिस्टिक विजन दिया था स्मार्ट सिटीज के मिशन का। मोदी सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया था। वादा था 100 शहरों को हाईटेक बनाने का। शहर के शहर बिल्कुल बदल दिया जाएंगे, सिंगापुर जैसे बना दिया जाएंगे। सुनने में तो आता है कि 94% प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और 1.64 लाख करोड़ का काम भी हुआ है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल की सीरियस प्रॉब्लम रही है। गुजरात का गंभीरा ब्रिज आपने देखा होगा जो 9 जुलाई को गिरा है, जिसमें 9 लोग मारे गए थे, और ये नया बना हुआ ब्रिज है। सिर्फ 3 हफ्ते पहले पुणे में भी एक ऐसा हादसा हुआ था। और बीजेपी की अर्बन प्लानिंग की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म एक रही है कि भाई बारिश आती है तो शहर डूब जाता है। रोड्स की भी पुअर क्वालिटी है, जो लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत बातें उठाई हैं। टू बी फेयर, सरकार ने भी इस बात को नोट किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया है कि 10 बिलियन से बड़ा इनिशिएटिव इंडिया के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगले 5 सालों में एक्सपेंड किया जाएगा। मेट्रो एक्सटेंशन से लेके नए रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स तक सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। ये दिखाता है कि दुनिया को अभी भी भरोसा है इंडिया की अर्बन ग्रोथ पर, चाहे उससे रिलेटेड काफी बड़ी क्रिटिसिज्म्स भी हो। बजट 2024 में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फुल फोकस था। 22 लाख करोड़ रुपीस सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट किए गए थे और टियर 2, टियर 3 सिटीज के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को भी काफी बूस्ट दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात में अर्बन डेवलपमेंट ईयर 2025 लॉन्च किया है और बोला है कि शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के डायनामिक सेंटर्स भी होने चाहिए और म्युनिसिपल बॉडीज को प्रोएक्टिव प्लानिंग करनी चाहिए उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और अगर आप दिल्ली को देखें तो उसकी वाटर लॉगिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट हमें दिखा है कि इस बार जो बारिश हुई है उसमें उस तरह से वाटर लॉगिंग नहीं हुई है जैसे पहले सालों में हुआ करती थी। तो अगेन ये प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज की है, इनफैक्ट नितिन गडकरी ने भी एक्नॉलेज की है और इसको सॉल्व करना जरूरी है। दिस इज अ कंप्लीटली फेयर क्रिटिसिज्म। तीसरी बात, लैक ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशियल रिफॉर्म। बीजेपी ने इलेक्शन अपने मैनिफेस्टोज में हमेशा सिटीजन फ्रेंडली ब्यूरोक्रेसी और तेज इंसाफ की बातें की है। डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ब्यूरोक्रेसी का रेड टेप काट देने की बातें की है। लेकिन अगर आप IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2023 के हिसाब से देखेंगे तो ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी में इंडिया 49th नंबर पर है। इंडिया की ब्यूरोक्रेसी इनफेमस है उसके रेड टेप के लिए, इनफेमस है उसके रिस्क अवर्जन के लिए, जिसकी वजह से उसका पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पैरालाइज हो जाता है। जुडिशरी को भी देखेंगे तो 4.5 मिलियन से ज्यादा केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल डिलेज की वजह से। बाबू लोग रिस्क लेने की वजह से डरते हैं, प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन में फेल हो जाता है। आउटकम से ज्यादा ये प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर में ही सालों निकल जाते हैं। जैसे पंचायत में सीन है ना, कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ मीटिंग में ही सारा प्रोसीजर में सारा टाइम निकल जाता है। और ये सिर्फ ऑपोजिशन को ही नहीं, आम आदमी को भी नहीं, बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है। वो रिफॉर्म लाना चाहते हैं, इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का जो इनर्शिया है उसको कॉन्स्टेंटली रोक लेती है। और प्रॉब्लम ये है कि ब्यूरोक्रेसी खुद एक पावर सेंटर बन गई है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए स्टेटस को मेंटेन करना चाहती है। एक एनालिस्ट ने परफेक्टली बोला है कि हर नए रूल से सिस्टम में किसी न किसी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए ये लोग हर वक्त नए रूल बनाना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी में। और कुछ लोगों ने स्पेकुलेट किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कुछ ज्यादा ही रिलाई करते हैं ब्यूरोक्रेसी पे। तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ 100% लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म बीजेपी का। चौथी प्रॉब्लम, हाई कमांड कल्चर की। बीजेपी का एक बड़ा ताना हुआ करता था कांग्रेस को कि ये पार्टी जो है हाई कमांड से चलती है, वर्कर्स की, स्टेट्स की कोई वैल्यू नहीं है। That under the leadership of Srimati Sonia Gandhi, the Congress became arrogant. Puducherry did not get a people's government. They got a government that was busy serving the Congress high command in Delhi.
और अब बीजेपी पर इल्जाम लगते हैं कि भाई बीजेपी जो है उसकी जो हाई कमांड है वो रिमोट कंट्रोल से सारे स्टेट्स को चलाती है, जो डिसीजन टॉप लेवल से आता है वही फाइनल होता है। 2024 में अफवाहें आई थी कि यूपी के सीएम योगी को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई थी हाई कमांड के द्वारा। सीएम ऑफ गुजरात हाई कमांड चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को सीएम बना दिया गया था, जबकि उसकी कुछ खास लोकल डिमांड भी नहीं थी। पांचवा बड़ा इशू है कोर आइडियोलॉजी को बिट्रे कर दिया है बीजेपी ने, उनकी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। बीजेपी के 3 बड़े प्रोमिसेस थे, राम मंदिर बनवाएंगे, आर्टिकल 370 हटवाएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। राम मंदिर तो बन गया, आर्टिकल 370 हट गया, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक तीसरे टर्म में भी नहीं आ पाया है। लोगों का कहना है कि जो बड़े बड़े कल्चरल स्टेप्स बीजेपी ने अपने फर्स्ट और सेकंड टर्म में लिए थे वो अब मिसिंग है। थर्ड टर्म में बीजेपी ऐसे बड़े स्टेप्स नहीं ले रही है। काशी मथुरा पर, एनआरसी पर, यूसीसी पर, पीओके वापस लेने पर कुछ खास अग्रेशन नहीं देखने को मिल रहा है। आरक्षण की बात और मुझे ये दिख रहा है कि आरक्षण 75% हो जाएगा भाजपा के ही काल में, मुझे होता हुआ दिखता है। दिल्ली के कुछ एरियाज में डेली पावर कट्स हो रहे हैं जो पिछली सरकार में नहीं होते थे। कुछ एरियाज में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, कई दिनों तक पानी नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ के गिरते पुलों में मरने वाले लोगों की इन्हें चिंता नहीं होती। टूटी सड़कों, आवारा कुत्तों, सड़कों के जाम, लटकते नंगे तारों से मरते युवाओं की चिंता इन्हें नहीं होती। छठी बात, कांग्रेस लीडर्स की वीआईपी एंट्री। बीजेपी का स्लोगन आपको याद है ना, कांग्रेस मुक्त भारत। महात्मा गांधी ने उसी समय कहा था कांग्रेस को बिखेर दो। कांग्रेस मुक्त भारत ये मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है। रियलिटी में क्या हुआ? अरे कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है तो कांग्रेस के सारे लीडर्स अपने पार्टी में थोड़ी ले लेने थे यार। ये तो वही बात हुई कि बैटमैन कह रहा है कि गौथम में सारा क्राइम खत्म हो गया है क्योंकि अब सारे गुंडे मेरे लिए काम करते हैं। इसीलिए बीजेपी को लोगों ने वॉशिंग मशीन बोलना शुरू कर दिया है। आप सोचिए जरा, बीजेपी भी सैफरन है और टाइड भी सैफरन है। समझ रहे हो बात को? वही तो शॉक गई चमेली एंड फ्रेंड। और उसका कितना फायदा भी हुआ इनको 2024 में। अगर आप देखें तो आउट ऑफ 110 डिफेक्टर्स जो दूसरी पार्टी से बीजेपी आए थे 2024 में इलेक्शन लड़ने के लिए, उसमें से ऑलमोस्ट 70 हार गए थे। तो साला फायदा भी नहीं हुआ। ये तो पाकिस्तान वाली हालत है ना कि हमने सालों तक, दशकों तक तालिबान को फंडिंग दी, खिलाया पिलाया, पाला पोसा, और अब तालिबान उल्टा मुड़ के अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को रिकॉग्नाइज करने से मना कर रहा है। पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है पाकिस्तान में। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार नहीं लूट लिया घर यार का। पब्लिक भी इस बात से खुश नहीं है, कार्यकर्ता इस बात से खुश नहीं है कि भाई हम इतने साल मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, और जब लीडरशिप देने की बात आती है, जब टिकट देने की बात आती है, तो 2 दिन पहले जो ये कांग्रेस से लीडर आए हैं उनको मिल जाते हैं टिकट। हम 25 साल से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, हमको कुछ मिल ही नहीं रहा। और हमने देखा है कि वो डिमोटिवेशन किस तरह से हुई थी 2024 के इलेक्शन में। तो ये भी एक लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म है। Nearly a quarter of the BJP's 441 candidates for this year's Lok Sabha elections were defectors who had joined the party during the Modi era from 2014 onwards. In all, about 62% of these candidates were defeated. इनमें से कुछ क्रिटिसिज्म्स को मैं मानता हूं कि जेन्युइन है। अगर आपको असली में रिफॉर्म चाहिए तो पहले बाबू और जज सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, वरना सारा रिफॉर्म टेबल पर ही रह जाएगा। कास्ट सेंसस का क्रिटिसिज्म भी वैलिड है, लेकिन उसमें भी बीजेपी के पास देखिए 2 ऑप्शन थे, क्योंकि हमने देखा है कि 2024 में ये कास्ट का पोलराइजेशन कितना काम किया था ऑपोजिशन के लिए। तो बीजेपी के पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, कि आप इस इशू को कोऑप्ट कर लीजिए और उसको अपनी तरफ से मैनिपुलेट कीजिए और ऑपोजिशन का रास्ता रोक दीजिए, ऑपोजिशन का सबसे बड़ा हथियार खत्म कर दीजिए, या ऑपोजिशन को फ्री हैंड दे दीजिए और देश को और ज्यादा डिवाइड करने का मौका दे दीजिए। लेकिन अल्टीमेटली आपको सुनकर शायद बहुत बड़ा शॉक मिलेगा जब मैं बोलूंगा कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी सेम है, और खासकर मुझे यह बिल्कुल नहीं लगता कि बीजेपी इज द सेम एज कांग्रेस। जो भी ऐसा कह रहा है, जेन्युइनली मुझे लगता है कि उसको कहीं पर चोट वोट लग गई है, कंकशन हो गया है और उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर वो कांग्रेसी बन चुका है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। कांग्रेस के समय पे याद रखिए नेशनल सिक्योरिटी की क्या हालत हो रखी थी। 11:35-36 हुए होंगे और हम सब अंदर इस आयरन गेट से अंदर जाने लगे। जैसे ही हम अंदर पहुंचने वाले थे, गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और मैं पलट के यहाँ पे वापस भागा। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिनमें 67 लोगों की मौत हो गई थी और 225 लोग घायल हुए थे। The serial blast that had rocked wherein around 189 people had lost their life and more than 800 people were injured in this incident. कई लोगों ने अपने पैर गंवा दिए हैं इस धमाके में, कईयों ने अपने हाथ गंवा दिए हैं। कई लोग जो चश्मदीद है जिनसे हमने बात की, उनका ये कहना था कि उन्हें सुनाई तक नहीं दे रहा है। बेसिकली देश को हीरा मंडी बना रखा था, कोई भी आता था और बजा के चला जाता था। 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है।
हालत इतनी खराब थी कि लोग डरते थे मार्केट जाने से, कैफे जाने से, मॉल जाने से, ट्रेन में बैठने से, क्योंकि उनको डर लगता था कि कब बम फट जाएगा। ये हालत थी यूपीए के अंदर। और उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट क्या कर रही थी? हिंदुओं को ब्लेम कर रही थी, कह रही थी कि हिंदू एक्सट्रीमिज्म देश के लिए सबसे खतरनाक मामला है, और यास्मीन मलिक जैसे आतंकियों को और अरुंधति रॉय जैसे नक्सल सपोर्टर्स को अवार्ड दे रही थी, उनके साथ फोटो खिंचवा रही थी। मैं पप्पू हूँ। और नक्सल की भी अगर बात करें तो कांग्रेस के गवर्नमेंट के अंदर नक्सल आतंक का इतनी बुरी हालत हो रखी थी कि 2009 में नक्सलिज्म की वजह से हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे। 2010 में नक्सलिज्म की वजह से हाईएस्ट नंबर ऑफ सिविलियन कैजुअल्टीज रिपोर्ट की गई थी। कांग्रेस के समय पे भारत के 14 राज्यों में इन नक्सलाइट का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था, टोटल 162 डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन आप कंपेयर कीजिए उसको बीजेपी के राज से। बीजेपी के आते ही नक्सलिज्म के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हुआ। ये बिफोर और आफ्टर की फोटोज देखिए आपने कि बीजेपी के पहले क्या हाल था और बीजेपी के बाद क्या हाल है नक्सल आतंक का। नक्सल आतंक, याद रखिए, एक ऐसा आतंक है विच इज द बिगेस्ट किलर ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। इस्लामिक आतंकवाद से भी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस नक्सल आतंकवाद की वजह से मारे जाते थे, और अब ये सिर्फ 18 डिस्ट्रिक्ट में सिकुड़ कर रह गए हैं, और 2025 तक देखिए क्या हालत हुई है उनकी। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला भाजपा की सरकार। इसके बाद एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी है, और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए, और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619। और 2026 तक अमित शाह ने प्रॉमिस किया है कि खत्म कर देंगे बिल्कुल। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ भी इन्होंने बड़े स्टेप्स लेने शुरू किए हैं। सबसे बड़ा स्टेप आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया। उसके अलावा आपको तो याद है कि कितने रेगुलर बॉम्बिंग्स होती थी यूपीए के राज में। तो पिछले 10 सालों में अर्बन एरियाज में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे एरियाज में कितने कैफे, ट्रेन, मेट्रो स्टेशन वगैरह में बॉम्बिंग हुई? आप बताइए मुझे। उल्टा मोदी गवर्नमेंट में तो अब हम दुश्मन के घर में घुस के मार रहे हैं। उरी का बदला लिया हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके, पुलवामा का बदला लिया हमने बालाकोट में स्ट्राइक करके, और अभी हाल में ही जो पहलगाम में इतना हॉरिफिक आतंक अटैक हुआ था, उसके बदले में हमने उनके 9 आतंकी बेसेस और 11 एयरफोर्स के बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए। इनफैक्ट इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक्स इतनी सक्सेसफुल थी और इतनी पॉपुलर थी अमंग द पब्लिक कि कांग्रेस भी निकल के अब क्लेम करने लगी कहां से कि भाई हमने भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, वो तो आपको पता ही नहीं चला। वो तो किसी ने आरटीआई फाइल की डिफेंस मिनिस्ट्री पे, फिर पता चला कि भैया कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं है। वो बेचारे क्रेडिट लेने के लिए परेशान है। ये तो वही बात हुई ना कि आपका दोस्त अचानक से सोशल मीडिया पे अपनी बायो में डालने लगा कि भाई मेरा बॉडी काउंट तो 5 है, जबकि आपको पता है कि द ओनली फीमेल इंटरेक्शन दैट योर फ्रेंड हैज हैड इज विद हिज मदर। बॉडी काउंट 5 है, घंटा। उसके अलावा अननोन गनमैन तो कहर मचा ही रहे हैं पाकिस्तान में। कश्मीर के अंदर भी रिलेटिव स्टेबिलिटी आई है। आई नो पूरी तरह स्टेबल नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जिस स्टेट में डेली स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी, बंद है, बिल्कुल खत्म। और वहां का सीएम जो सेपरेटिज्म की पहले बातें किया करता था, आज तो देखिए मोदी जी की तारीफ किया जा रहा है। Let's now talk about is what's happening in Kashmir now. What would you say? In Jammu and Kashmir, let's be fair. It's relatively calm. Yeah. It's no secret that you're not seeing the sort of street protests that otherwise you did see. Now we can argue about the reasons behind that and how much of that comes from within sort of the people and how much of that is the heavy-handedness of the administration, and I don't want to get into that argument. I'll just accept that things are, at least on the face of it, calm. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर आप देखें तो ग्राउंड पे कितना काम हुआ है आप ध्यान दीजिए। यूपीए के राज में इलेक्ट्रिसिटी की डायर शॉर्टेज हुआ करती थी। बीजेपी के आने के बाद 2.86 करोड़ होम्स इलेक्ट्रीफाई किए गए हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रेट 96-97% तक पहुंच चुका है। सैनिटाइजेशन सेक्टर में भी कितना एक्सेप्शनल काम हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर देश भर में 100 मिलियन हाउस होल्ड्स में टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। इसकी वजह से 6 लाख से भी ज्यादा गांव ओपन डेफिकेशन फ्री बन चुके हैं। आप देखिए कितनी बुरी हालत हुआ करती थी कि लोगों को, औरतों को घर के बाहर, खेत में, सड़कों में बाथरूम जाना पड़ता था। और इससे देखिए सिर्फ सैनिटेशन की ही प्रॉब्लम नहीं है, गंदगी की प्रॉब्लम नहीं है, डिजीजेस, जर्म्स की भी प्रॉब्लम है। इन टॉयलेट्स के बनने की वजह से एस्टिमेट किया गया है कि 60,000 से 70,000 इन्फेंट डेथ्स अवर्ट किए गए हैं हर साल। 10.33 करोड़ से भी ज्यादा एलपीजी कनेक्शंस लोअर इनकम ग्रुप फैमिलीज को दिए गए हैं। 74% हाउसहोल्ड्स ने रिपोर्ट किया है कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स उनके कम हुए हैं। आई प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, मोर्बिडिटी अमंग वुमेन 52% से गिरकर 13% तक हो गई है। इसकी वजह से, क्योंकि उनको लकड़ी की आग नहीं जलानी पड़ रही और लकड़ी की आग नहीं ब्रीथ करनी पड़ रही रोज। जन धन योजना में भी 55 करोड़ अकाउंट्स खोले गए हैं, जिसमें 66% रूरल और 55.6%
औरतों के अकाउंट्स हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू करोड़ों फाइनेंशियली बैकवर्ड लोगों को सेफ हाउसिंग प्रोवाइड की गई है। Dirty toilets, they now have the smartest toilets in the country, at least the highest number of smart toilets. 2.72 करोड़ हाउसेस कंप्लीट किए गए हैं आउट ऑफ 2.95 करोड़ टारगेट। ऑपोजिशन क्या कर रही है? कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। रोड्स का कंस्ट्रक्शन भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के टेन्योर में 11 किलोमीटर पर डे हुआ करता था। मोदी गवर्नमेंट में वो 3 साल के अंदर अंदर दुगना हो गया। यूपीए 2 में बस 80,000 किलोमीटर रोड्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे। एनडीए के पावर में आते ही इससे ज्यादा रोड्स हर साल बनते हैं। नेशनल हाईवेज में 2014 से 2023 तक 60% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। The development of 50,000 kilometers of access controlled expressways at an estimated cost of 20 trillion rupees. One of the biggest initiatives it has ever done in its history. A scheme that would construct over 9,078 projects and cost a whopping $1.5 trillion US. I still think कि जो लोग पॉइंट उठा रहे हैं कि भाई जो रोड बन भी रहे हैं वो पुअर क्वालिटी के बन रहे हैं बहुत जगह पर, ये आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। और ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट से उठानी भी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्नॉलेज भी करनी चाहिए। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। हो सकता है कि अब नितिन जी का टाइम हो गया हो और हो सकता है एक यंगर मोर हंग्री लीडर को यहाँ पर दिया जाए जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाए और टर्बो चार्ज करें एंड मेक श्योर कि इस तरह की क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज ना हो। लेकिन इतनी बात तो आपको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी ना कि जिस स्पीड और एक्सपेंशन से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इट इज अनप्रेसिडेंटेड, इतना तो मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और उनके जो टट्टू हैं वो कैसी बातें बोलते हैं। वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूं। वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। कांग्रेस की 60 साल की पूरी हिस्ट्री में 70 एयरपोर्ट बने थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर में ही 70 बन चुके हैं। बीजेपी के पावर में आने के पहले सिर्फ 7 एम्स हुआ करते थे। मोदी के पावर में आने के बाद इससे डबल अमाउंट एम्स खुल चुके हैं। मेडिकल कॉलेजेस का अमाउंट भी 387 से बढ़ाकर 706 हो गया है। 7 नए IITs क्रिएट किए गए हैं। तो ये तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें जो गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को उठाकर भारत के सोशल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम से जोड़ती है, उनको डिग्निटी की जिंदगी देती है। फिर अब बात करते हैं कल्चरल और नेशनल इश्यूज की। भारत के आजाद होने के 60-70 सालों तक रामलला, राम जन्मभूमि में वापस नहीं आ पाए थे। उल्टा कांग्रेस के लोग ये सब चीजें बोला करते थे भगवान राम के बारे में। दरअसल कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता अस्वीकार कर दिया है। सनातन का अपमान होगा, हिंदू धर्म का अपमान होगा, कांग्रेस उसके खिलाफ अगर 100 बार भी नहीं जाना होगा तो बिल्कुल नहीं जाएगी। उसका दुर्भाग्य है कांग्रेस का जो इसमें वो विरोध कर रही है या असहमति जता रही है। ये लगता है कि भगवान राम ही उससे रुष्ट हो गए, हनुमान जी ही हमारे रुष्ट हो गए। राहुल गांधी opposed the Ram Mandir, going on to say that the Congress leaders had skipped the Pran Pratishtha even though they were invited, saying they oppose the construction of the Ram temple as well. राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि 2009 में कांग्रेस की लेड यूपीए गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही एफिडेविट फाइल कर दिया था। ये हालत है कांग्रेस पार्टी की। आप कंपेयर कर रहे हैं इसको बीजेपी से, जिसने पावर में आते ही राम मंदिर इशू को फिर से रेज किया है और एनडीए के गवर्नमेंट में आते ही 2019 में राम मंदिर का डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट से। भव्य राम मंदिर तैयार हुआ और रामलला वापस राम जन्मभूमि में विराजमान हुए 500 सालों के बाद। और आप कहते हो कि दोनों पार्टी सेम है। नेशनल सिक्योरिटी और कल्चरल रिवाइवल के बारे में और भी डिसीजन लिए हैं। एक समय याद रखिए जब कश्मीर के लीडर ये सब चीजें बोला करते थे। 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकते। 10 टर्म कहा यार, 2 साल में ही इन्होंने कंप्लीट कर दिया। भाई फारूक अब्दुल्ला की पनौती पे भी घी शक्कर। ऑनेस्टली मैं तो कहता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला जी को बोलना चाहिए कि इंडिया अगले 40 सालों तक भी पीओके नहीं ले पाएगा, तो होपफुली अगले 2-3 सालों में ही पीओके वापस आ जाए। यूपीए गवर्नमेंट के समय डेली इंडियन आर्मी पर स्टोल पेल्टी हुआ करती थी। वो भी खत्म कर दी है। कश्मीर को रिलेटिवली स्टेबल बना दिया गया है। सीएए पास किया गया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटीज को मदद करने के लिए। नक्सलिज्म फ्रंट पे देखिए बीजेपी ने क्या झंडे गाड़े हैं यार। ऑनेस्टली न्यूज कमिंग इन एट दिस पॉइंट इन टाइम, अमित शाह द होम मिनिस्टर प्लेजिंग Naxal free India by March 2026. Operation Black Forest.
In what the government touted as the biggest ever operation against Naxalism, security forces killed 31 Maoists, including Basavaraju, the General Secretary of CPI Maoist. नक्सलवादियों के अड्डों को हमारी सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर ध्वस्त कर दिया. The Minister Amit Shah noted that he is also eager to meet the soldiers who made these operations successful with their bravery and will soon visit Chhattisgarh to meet them. कम्युनिस्टों का ये हाल हो रखा है. लड़ने दो, मरने दो, कटने दो. अरे मरने कटने की बात मत करिए. हाँ करेंगे, जो जिया है वो मरेगा. और थर्ड टर्म में बीजेपी ने बात भी की है, कुछ एक्शन भी लिए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का और इंप्लीमेंट करने का. आप याद कीजिए, जो लोग अभी कह रहे हैं कि बीजेपी में वो बात नहीं रही या फिर बीजेपी कांग्रेस जैसी ही है, यूपीए के अंदर आप याद कीजिए कि स्कैम कितने हुआ करते थे. जितने अक्षय कुमार साल में मूवीज नहीं बनाते, उससे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी स्कैम कर रही थी. दोनों में कंपटीशन चल रहा था कि अक्षय कुमार ज्यादा मूवीज बनाएंगे एक साल में या कांग्रेस ज्यादा स्कैम करेगी एक साल में. 2G स्कैम जो 1.76 लाख करोड़ का नुकसान किया था, कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम, 70,000 करोड़ का घोटाला. बताइए, पूरी दुनिया के सामने भारत की इज्जत खराब की थी इन्होंने. पूरी दुनिया के सामने स्कैम कर रहे थे ये लोग. कैश फॉर वोट स्कैम, आदर्श स्कैम, नेशनल हेराल्ड स्कैम, चॉपर स्कैम, ट्रक स्कैम. आपने ऐसा कोई भी स्कैम सुना है जिसपे लेजिटिमेट एविडेंस हो इस बड़े लेवल की बीजेपी के खिलाफ? उसके अलावा लोग कहते हैं कि देखिए, फार्म लॉज और लेबर कोड जो बीजेपी लाना चाहती थी, जो बड़े रिफॉर्म जरूरी हैं, वो तो रिपील कर दिए बीजेपी, वापस मुड़ गई उस पे. नाउ दैट इज ट्रू, लेकिन इवन दो फार्म लॉज वर रिपील्ड, अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने ऑलरेडी वो जो फार्म लॉज थे उनके जो सबसे बड़े फीचर्स हैं अडॉप्ट कर लिए हैं. देख के लगता है कि सरकार ने डिसाइड किया है कि भाई जब भी हम अनाउंस करके बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म पास करने की कोशिश करते हैं तो ऑपोजिशन सड़क पे आ जाती है, हर जगह दंगे करवाती है, हाईवेज ब्लॉक कर देती है, इंटरनेशनल मीडिया को बुला के रुदाली शुरू कर देती है कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है. और उसके बाद जो अमेरिका जैसे देशों का डीप स्टेट है वो आ जाता है ऑपोजिशन की मदद करने के लिए. तो सरकार ने कहा है कि हम स्टेल्थ मोड में जाके करेंगे, फिर रिफॉर्म ओपनली नहीं करेंगे, अब हम स्टेट बाय स्टेट साइलेंटली करेंगे. जो स्टेट कंपेटिटिव है जो वो जीतेगा, जो लेजी है वो पीछे रहेगा. पंजाब जैसे स्टेट्स वो बेचारे पीछे रह जाएंगे, लेकिन गुजरात, यूपी, ओडिशा, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स जो काम पर फोकस कर रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे. जुलाई 2025 तक भी देखिए, इंडिया के 28 में से 25 स्टेट्स ने नए लेबर कोड्स का जो ड्राफ्ट रूल्स है वो बना लिए हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं. ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बिजनेस का स्टार्ट करना इससे ज्यादा आसान होगा, कंप्लायंस सिंपल होता है, वर्कर्स के लिए सेफ्टी और सोशल सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड तो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगल बनाता है हर स्किल लेवल के लिए. गिग वर्कर्स जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला वालों को भी बेनिफिट्स मिलते हैं. तो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस. लेट्स बी ऑनेस्ट, एक सरकार थी जो पूरे देश का पैसा लूटने में बिजी थी और एक सरकार ये है जो जेन्युइनली देश को बिल्ड करने में लगी हुई है. हाँ, इम्परफेक्टली कर रही है, हाँ गलतियां हो रही हैं, हाँ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंटेंशन और डायरेक्शन दोनों सही जगह पर है मेरे हिसाब से. हो सकता है कि बीजेपी को अपने बेस को दोबारा एनर्जाइज करने के लिए कुछ बड़े फैसले अनाउंस करने चाहिए कि भाई हम यूसीसी लाएंगे, हम काशी मथुरा पर अब अग्रेसिव हो जाएंगे, हम पीओके पर अग्रेसिव हो जाएंगे. कुछ बड़ी समस्याएं हैं जैसे ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स का एब्सेंस, जुडिशियल रिफॉर्म्स का एब्सेंस, पुअर क्वालिटी ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. ये वैलिड क्रिटिसिज्म्स हैं, इस पे सरकार पर सवाल करना बिल्कुल जायज है, करना भी चाहिए. फ्री स्पीच पर जिस तरह से ये लोग दोगलापन दिखाते हैं उस पर भी सवाल खड़े करने चाहिए, बिकॉज ये लोग कांग्रेस पार्टी रूल्ड स्टेट्स में बहुत रोते हैं, डीएमके रूल्ड स्टेट्स में बहुत रोते हैं कि देखिए फ्री स्पीच को दबाया जा रहा है. लेकिन आप याद रखिए कि किस तरह से बीजेपी के लीडर्स ने रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना जैसे लोगों को कितना परेशान किया है, इनका करियर बर्बाद करने की कोशिश की बीजेपी के लीडरशिप ने. तो खुद यही हिपोक्रेसी ये भी करते हैं, ये बात माननी जरूरी है. लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं मानता कि कोई भी इंसान ईमानदारी से कह सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस सेम है. भाई कल्चरल फ्रंट पर जो इन्होंने करके दिखाया है, ये 10 से 15 साल पहले फैंटेसी हुआ करता था. आर्टिकल 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, लोगों को लगता था ये कभी नहीं होने वाला, भूल जाओ. वो आज हो चुका है. इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड देखिए, रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, लिटरली भारत बिल्ड हो रहा है. पिछले 10 सालों में कितने लोगों को डायरेक्ट पॉवर्टी से निकाला गया है, ये शेयर डेटा है जो मैंने आपको दिखाया है. और सबसे शॉकिंग चीज कि सरकार का सबसे पहला एजेंडा देश को लूटना नहीं है. भाई पहले तो लोग टैक्स भरा करते थे इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपने लिए नया फार्म हाउस ले या एक नई इंपोर्टेड गाड़ी ले. आज लगता है कि वो पैसा एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है, किसी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में जाता है. और बीजेपी ने वो करके दिखाया है जो किसी पार्टी ने पहले नहीं किया, और वो है हिंदुओं को कास्ट के लाइंस पर जोड़ना. हाँ, हिंदू अभी भी बटे हुए हैं,
लेकिन बीजेपी ने पिछले 2-3 इलेक्शन साइकिल्स में हमने देखा है कि एक पैन हिंदू नेशनल आइडेंटिटी तो बनाई है, जिसमें अपर कास्ट है, एससी है, एसटी है, ओबीसी सब है। ये छोटी बात नहीं है, दिस इज ए सिविलाइजेशनल कंसोलिडेशन। और कांग्रेस आज भी वही पुरानी डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेल रही है। कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जितनी आबादी उतनी हक की बात कर रहे हैं। कर्नाटका में जो रोहित वेमुला बिल लाया गया है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, बल्कि रोहित वेमुला बिल इज ऑल्सो द मोस्ट एंटी एससी एसटी बिल इन इंडिया। मैंने सीईओ रिएक्ट्स पर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मैं डाल दूंगा, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। सो आई एब्सोल्युटली डू नॉट बिलीव दैट बीजेपी एंड कांग्रेस आर द सेम, बिकॉज ये बोलना कि बीजेपी और कांग्रेस आर द सेम इज लाइक सेइंग कि ढिंचक पूजा इज द सेम एज लता मंगेशकर, या फिर खुशी कपूर इज द सेम लेवल ऑफ एक्टर एस के मेनन। इस लेवल के डुलुलू का कोई इलाज नहीं है भाई। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि मैं गलत हूं? क्या आपको लगता है कि मैं सही हूं? आप मुझसे एग्री करते हैं, समवॉट एग्री करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, बिकॉज मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं कि मेरी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस क्या समझती है बीजेपी के बारे में। अभी करंट परसेप्शन क्या चल रहा है लोगों का? आई एम जेन्युइनली क्यूरियस टू फाइंड आउट। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी योर कमेंट्स। बाकी गाइस, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।